Evening everyone. So as everyone has requested, I've got a lot of requests from everyone. Everyone wanted me to speak in Hindi, so today I'll be speaking mostly in Hindi. तो आज हम लोग 3 लेक्चर करेंगे. हमारे इस कोर्स का 3 लेक्चर पेंडिंग है. ये 3 लेक्चर कंप्लीट करने से हमारा ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आज का पहला टॉपिक है प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज. Now, if you ask me something about it, then I will like to say something in English before I go on to speaking in Hindi. Now, from ancient caves to distant galaxy, the world where we live in is a very, very complex world and is a wonderful land where we have a lot of wonderful creation of science. Now, progressive addition lenses is one such creation. It is just not an ordinary piece of plastic or glass. It is something that shows the power of human brains to innovate and their ability to put the things into use in spite of having a lot of limitations. So this speaks about the progressive addition lenses. Okay, again ज्यादातर इस लेक्चर के मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल जो हमने लिया है, ये 2 बुक से लिया है. एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन इस इंटायर लेक्चर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. पहले हम एनाटॉमी प्रोग्रेसिव के बारे में बात करेंगे. उसके बाद प्रोग्रेसिव लेंस डिस्पेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे. और एक रीलोकेशन ऑफ द मार्किंग which is more relevant for the progressive lens itself only, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेसिव एनाटॉमी से. Now, if you see the progressive addition lenses, the entire topography of the progressive lens is divided into 3 categories. आप ये पिक्चर देखते हो तो इस पिक्चर से आपको क्लियर होता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट सा दिखने सा ग्लास जो है प्रोग्रेसिव, ये एक्चुअली अंदर से इसके मैट्रिक्स में बहुत कुछ है और इसमें बहुत कंपार्टमेंट्स, डिवीजन या जोनल डिविजन्स बनाए हुए हैं. तो आप यदि इसके ऊपर वाले पोर्शन पे देखो जहां मेरा कर्सर है, ये जो एरिया होती है प्रोग्रेसिव की, ये डिस्टेंस व्यूइंग के लिए होती है और ये जो एरिया होती है प्रोग्रेसिव की, ये नियर व्यूइंग के लिए होती है. और ये जो एरिया है, ये एक प्रोग्रेसिव कॉरिडोर है. हम इसके बारे में इन सब के बारे में बात करेंगे डिटेल में. और ये जो 2 साइड में आपको दिख रहे हैं दोनों लैटरल पोजीशंस पे, ये आइडियली तो किसी भी लेंस में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है. नाउ वो 3 डायमेंशनल पिक्चर था, ये उसी चीज का 2 डायमेंशनल पिक्चर है. इससे पता चलता है हमें कि प्रोग्रेसिव लेंस में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो कि इस ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है, वो डिस्टेंस व्यूइंग जोन के लिए होता है. बीच में ये आप ओवल वाला जो एरिया देख रहे हैं, ओवल शेप से डिनोट हुआ से शेप देख रहे हैं, ये एरिया इंटरमीडिएट व्यूइंग जोन के लिए यूज में आता है. इस एरिया को हम प्रोग्रेसिव कॉरिडोर बोलते हैं. और नीचे में जो आप ये डॉटेड से सर्कल किया हुआ एरिया को देख रहे हैं, ये नियर व्यूइंग के काम में आता है. इसके अलावा ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव में, ये 2 एरिया होती है जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए किसी भी लेंस में, बट ये होती है प्रोग्रेसिव में. ये एक इनएविटेबल सिचुएशन है कि इसके बिना प्रोग्रेसिव लेंसेज बन नहीं सकते. इन 2 जोन को बोलते हैं ब्लेंडिंग रीजन. Now let us try and understand the entire anatomy of progressive lenses. हम एक रेफरेंस के साथ सीरियली चलने की चेष्टा करते हैं. तो हमारा डिस्कशन के लिए रेफरेंस जो है वो लेंस का हम सेंटर पॉइंट लेते हैं. ये जो डॉट आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये डॉट जो है ये प्रोग्रेसिव लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है. इसी को प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं. मतलब यदि हमें इस लेंस में प्रिज्म चेक करना है तो हम इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पे ही चेक करते हैं. और यही ऑप्टिकल सेंटर भी होता है प्रोग्रेसिव लेंस का. पेशेंट की जो आईपीडी
जिससे कोइंसाइड करनी चाहिए, वो यही पोजीशन होती है। अभी हम इसके हॉराइजॉन्टली दोनों साइड पे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि एक हॉराइजॉन्टल लाइन इसमें है, डॉटेड लाइन है, ये हॉराइजॉन्टल अलाइनमेंट लाइन होती है प्रोग्रेसिव की। इसको फ्रेम में फिट करते समय हमको पूरा हॉराइजॉन्टल रखना पड़ता है। इस हॉराइजॉन्टल लाइन में बीच में दो सर्कल होते हैं, एक सर्कल इस डॉट सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर के राइट में होता है और एक होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर के लेफ्ट में। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है, irrespective of any brand, irrespective of any manufacturer। और इस दो सर्कल के बीच के डिस्टेंस होती है 34 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब 17 मिलीमीटर डॉट के राइट में, ज्योमेट्रिकल सेंटर के राइट पे, और 17 मिलीमीटर ज्योमेट्रिकल सेंटर के लेफ्ट में। ये फिक्स्ड है। और एक ये सब, चाहे वो कोई भी प्रोग्रेसिव हो, चाहे वो एसिलोर का हो, चाहे जाइस का हो, चाहे कोई भी एबीसी ब्रांड का हो, ये एक स्टैंडर्ड फिक्स है। सारे प्रोग्रेसिव जो होते हैं इनमें कुछ मार्किंग्स होती हैं। ये मार्किंग होती है, दो तरह की मार्किंग की जाती है। एक मार्किंग जो होती है वो परमानेंट ईच मार्किंग होती है और दूसरी टेम्पररी ईच इंक मार्किंग होती है। तो जो परमानेंट ईच मार्किंग होती है वो लेजर से की जाती है। वो ये दो तरह की होती है। इसमें दो सर्कल लेजर से मार्क किया जाता है, जो कि मैंने सर्कल बताया आपको, जिसके बीच की दूरी 34 मिलीमीटर होती है। और टेम्पोरल साइड के सर्कल के नीचे पे नियर एडिशन उस प्रोग्रेसिव लेंस का कितना है वो किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेंस का एडिशन जो नियर एडिशन जो है वो एडिशन 2 है। और नेसल साइड में सर्कल के नीचे पे जो ब्रांड का वो प्रोग्रेसिव होता है उसका लोगो ईच्ड किया जाता है लेजर से। इन सब के अलावा, ये परमानेंट ईच मार्किंग के अलावा कुछ इंक मार्किंग भी की जाती है इस प्रोग्रेसिव में। ये जो इंक मार्किंग होती है वो टेम्परेरी मार्किंग होती है, वो फिटिंग करने के बाद में क्लीन करके रिमूव कर दी जाती है। तो जो इंक मार्किंग देखने में होती है वो इस तरीके से दिखती है। सबसे पहले हम इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले जो ये क्रॉस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिटिंग क्रॉस। प्रोग्रेसिव जब हम लेंस डिस्पेंस करते हैं तो इसी फिटिंग क्रॉस को हम पेशेंट की प्यूपिलरी हाइट से मैच करके फिट करते हैं। ये जो फिटिंग क्रॉस होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर या पीआरपी प्रिज्म रेफरेंस पॉइंट के ऊपर होता है, करीब करीब 2 से 6 मिलीमीटर ऊपर। डिजाइन के ऊपर वेरी करता है, किसी में 2 मिलीमीटर भी होता है, किसी में अप टू 6 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे भी होता है। ये फिटिंग क्रॉस जो है टेक्निकली या डिजाइन के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द प्रोग्रेसिव की डिजाइन घूमती है या चेंजेस होती है। ये एक्चुअली पूछे तो प्रोग्रेसिव का डिजाइनिंग, प्रोग्रेसिव डिजाइन का एक सेंटर पोजीशन होता है। और ये कॉरिडोर लेंथ का टॉप एंड भी होता है। कॉरिडोर लेंथ क्या होता है हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझ के चलो कि ये कॉरिडोर लेंथ जो होता है प्रोग्रेसिव का, उसका टॉप एंड भी होता है। इस तरीके से यदि हम प्रोग्रेसिव लेंस के सारे जोन्स को डिवाइड करें, सारे इंपॉर्टेंट जोन्स को डिवाइड करें, तो हमें दिखेगा कि 5 जोन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है डिस्टेंस व्यूइंग जोन, एक होता है नियर व्यूइंग जोन, और एक होता है इंटरमीडिएट व्यूइंग जोन, जिसको हमने कहा था प्रोग्रेसिव जोन पिछले स्लाइड्स में। और एक होता है प्रोग्रेसिव कॉरिडोर। इंटरमीडिएट व्यूइंग जोन और प्रोग्रेसिव कॉरिडोर दोनों कॉमन होते हैं, और साइड में 2 ब्लेंडिंग रीजन्स होते हैं। हर प्रोग्रेसिव में जो सेंट्रल व्यूइंग जोन होता है वो किसी भी प्रोग्रेसिव में एक वेल डिफाइंड जोन नहीं होता है। उसकी यदि आप विड्थ के बारे में बात करेंगे तो नो वन कैन डिफाइन द साइज ऑफ द विड्थ ऑफ द प्रोग्रेसिव कॉरिडोर इंटरमीडिएट व्यूइंग जोन का, या इसके सेंट्रल व्यूइंग जोन को, कि विड्थ को कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है।
although there are a lot of mathematical calculations formulas are available to define that, but it is really a very complicated process. The size and utility of the viewing zone will vary depending upon the wearer's tolerance to blur. कहने का मतलब ये है जो इस टोटल व्यूइंग जोन की जो सेंट्रल जोन की जो व्यूइंग विड्थ होती है ये कितनी होगी उसका वो पेशेंट के ब्लरिंग टॉलरेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स इवन 0.25 का भी एरर को बियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स आप देखिएगा इवन टू द एरर टू द ट्यून ऑफ 0.36 0.50 दे कैन टॉलरेट। तो दोज हु कैन टॉलरेट हायर अमाउंट ऑफ एरर उनका व्यूइंग जोन जो होता है वो वाइडर होता है, एंड दोज हु कैन नॉट टॉलरेट द एरर और ब्लर उनका जो व्यूइंग जोन होता है बहुत नैरो होता है। और जिनको ये नैरो फील होता है उनको हेड मूवमेंट ज्यादा करना पड़ता है, आई मूवमेंट से खाली काम नहीं चलता है। और जो ब्लर को टॉलरेट कर सकते हैं वो आई मूवमेंट करके भी बहुत लेंस के ज्योमेट्री को यूज कर पाएंगे। डिस्टेंस व्यूइंग जोन जो होता है वो आप देख रहे हो इस ब्लू लाइन के ऊपर वाली एरिया को डिस्टेंस व्यूइंग जोन बोलते हैं। इस एरिया में स्टेबल डिस्टेंस पावर होता है, ये लेंस के ऊपर वाले पोर्शन पे होता है। फिटिंग क्रॉस के ऊपर पे एक सर्कल होती है, उस सर्कल के बीच में एक डीआरपी बोल के डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट बोल के एक डॉटेड एरिया होती है, उसको कवर करने वाले सर्कल को डिस्टेंस पावर सर्कल बोलते हैं। लेंसोमीटर यूज करते समय उसी एरिया में डिस्टेंस पावर को एग्जैक्टली देखा जाता है। ये डीआरपी जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर से 6 से 10 मिलीमीटर के ऊपर में होता है और फिटिंग क्रॉस से 2 से 6 मिलीमीटर के ऊपर में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ डीआरपी, फिटिंग क्रॉस और पीआरपी ये तीनों के तीनों एरिया जो है हमारे डिस्टेंस व्यूइंग जोन में होते हैं। मैं आपको फिर से एक रिमाइंड कर बोलता हूं इसके बारे में। लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर, फिटिंग क्रॉस और डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट जहां पे एग्जैक्ट डिस्टेंस पावर चेक करते हैं, ये तीनों जो एरिया पॉइंट है ये डिस्टेंस व्यूइंग जोन में होते हैं। आप नीचे में जो ब्लू कलर से ट्रायंगल देख रहे हैं ये है नियर व्यूइंग एरिया। इस एरिया में नियर पावर का एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन बनता है, दिखाई पड़ता है। यहीं से पेशेंट नियर व्यूइंग पे पढ़ता है, नियर रीडिंग के मटेरियल्स को पढ़ता है। The width of this zone defines the width of the near viewing zone, जो कि उसके डाउन गेज के समय में ये रेड डॉट से अलाइन करनी चाहिए। जो नियर आईपीडी है इस नियर डॉट रेड पॉइंट से अलाइन की जाती है, नियर पॉइंट से अलाइन की जाती है। ये जो एरो आप देख रहे हो फिटिंग क्रॉस से इस नीचे रेड डॉट तक, इसको बोलते हैं कॉरिडोर लेंथ। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। डीआरपी से यदि हम शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं तो एनआरपी मतलब नियर रेफरेंस पॉइंट, जो कि नियर पावर सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, इस दूरी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट व्यूइंग जोन। डिस्टेंस के पावर यहाँ फिटिंग क्रॉस से चेंज होना शुरू होता है, यहाँ से एडिशन बनना शुरू होता है, जो ग्रेजुअली चेंज होते 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 यहाँ तक पे आता है तो 85% ऑफ एडिशन आ जाता है। और इस डॉट पर आने से एनआरपी के तक पहुंचने तक ये 100% एडिशन आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारा एडिशन लेंस का एडिशन 2 है और हमें उसको लेंसोमीटर पे चेक करना है एडिशन 2, तो ये एनआरपी पे यदि हम चेक करेंगे तो एग्जैक्ट हमें एडिशन 2 दिखेगा। और इस सर्कल के टॉपेज पे यदि हम चेक करेंगे तो हमें 85% ऑफ द एडिशन दिखेगा। कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.80 के आसपास दिखेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो प्लस का अमाउंट कम होता जाएगा। ये फिटिंग क्रॉस पे यहाँ 0 हो जाता है। Now these two zones from fitting cross to the NRP is connected by a channel of progressive power that gives us the gradual change in the near addition which is prescribed for the patient.
नाउ द टॉप एंड ऑफ द कॉरिडोर लेंथ इज द फिटिंग पॉइंट। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये इस फिगर में आप देख सकते हो, जो राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें एक फिटिंग क्रॉस है। ये इसका जो टॉप एंड है, जो जहां पे मीटिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट से कॉरिडोर लेंथ शुरू होता है और टॉप एंड ऑफ सर्कल तक जाता है। इस जगह, इस डिस्टेंस पे आते आते हमें 85% ऑफ एडिशन मिल जाता है। The length of progressive corridor is the distance from the center of the fitting cross to the top edge of the stable spherical near zone. यहाँ पे हमें 85% एडिशन मिल गया और 100% एडिशन चेक करने के लिए हमें एनआरपी तक पहुंच जाना पड़ता है, जो कि इस नियर पावर सर्कल का सेंटर ग्रीन जोन, सेंटर डॉट होता है। जो ब्लेंडिंग एरिया होती है उसमें सिलेंडर पावर होते हैं और कितना मैक्सिमम सिलेंडर होता है वो अमाउंट ऑफ एडिशन से, नियर एडिशन से डिफाइन होता है। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो, यदि एक ये विजिबल बाइफोकल को, जो लाइन वाला बाइफोकल होता है, इसको यदि हमें इनविजिबल करना है तो इस लाइन को हमें ऑब्लिटरेट करना पड़ेगा, मतलब हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको हमें रिमूव करने के लिए जिस तरीके का लेंस को स्लाइस करके या काट के यहाँ लगाना पड़ेगा, इससे यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, वो इस शेप में कट के यहाँ लगेगा। तो जो भी एस्टिग्मेटिज्म यहाँ पर आएगा उसका एक्सिस जो होगा ऑब्लिक डायरेक्शन में होता है। ये इसके पीछे बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इस कोर्स का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इतनी डीप में जाने का। यदि हमें इस चीज को समझना है तो वी कैन हैव सम एडवांस क्लासेस फॉर दिस थिंग। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि जो साइड में जो ब्लेंडिंग जोन होते हैं उसमें एस्टिग्मेटिज्म पावर होता है, और एस्टिग्मेटिज्म जो होता है फिटिंग क्रॉस मतलब सेंटर से शुरुआत होता है धीरे 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 और साइड तक पहुंचते पहुंचते वो मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो अमाउंट ऑफ नियर एडिशन से डिसाइड होती है। यदि किसी लेंस का एडिशन 2 है तो मैक्सिमम एस्टिग्मेटिज्म पावर जो साइड ब्लेंडिंग रीजन में आएगा वो 2 डायप्टर आएगा। और यदि किसी प्रोग्रेसिव प्रिस्क्रिप्शन का एडिशन 1 है तो मैक्सिमम जो सिलेंडर आएगा वो 1 डायप्टर तक आएगा। तो ये होती है सारी प्रोग्रेसिव लेंस की एनाटॉमी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये प्रोग्रेसिव लेंस को डिस्पेंस कैसे किया जाता है। नाउ डिस्पेंसिंग प्रोग्रेसिव लेंस इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस। ये 5 स्टेप्स में किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमें एक आइडियल फ्रेम सिलेक्शन करना है। प्रोग्रेसिव के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा ऑल फ्रेम शेप्स आर नॉट सुटेबल, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में हमें फ्रेम जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको पेशेंट के फेस पे हमें एडजस्ट करना है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप जो होता है हमें पेशेंट का मोनोपोलर डिस्टेंस पीडी मेजर करना है, जो कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और उसके बाद में फिटिंग क्रॉस मार्क करना है, जिसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। प्रोग्रेसिव लेंस के फिटिंग क्रॉस की मार्किंग हो जाने के बाद में हमको मार्किंग हमारी सही हुई है कि नहीं है इसे वेरीफाई भी करना होता है। वो कैसे करेंगे जो हम इस बार इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ना आइडियल फ्रेम प्रोग्रेसिव के लिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें 4 तरह का शेप आपको दिख रहा है। एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं वो एविएटर शेप होता है। एविएटर शेप, रेवन शेप को एविएटर शेप बोला जाता है। दिस शेप इज यूजुअली नॉट रिगार्डेड आइडियल फॉर द प्रोग्रेसिव लेंसेज, बट ये बहुत जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, सारे केस के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यदि किसी पेशेंट का फेस नैरो है और आईपीडी वाइडर है तब उस केस में एविएटर शेप भी चल जाता है। लेकिन यदि किसी पेशेंट का फेस वाइडर है और आईपीडी बहुत क्लोज है, मतलब आंखें बहुत क्लोजली सेट इन है, उस फेस पे ये एविएटर शेप कभी भी सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि नियर जोन जो है ये शेप के नेसल रिम के कारण कट जाता है। तो पढ़ते समय में, रीडिंग करते समय में उसको बहुत दिक्कत होगी। नैरो रेक्टेंगुलर शेप जो होते हैं, यदि आप देखो इसमें वर्टिकल लेंथ ऑफ द लेंस अपर्चर मतलब डी मेजरमेंट जिसको वो बोलते हैं हम, बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है। तो ये जितना नैरो होगा सॉरी उतना ही हमें प्रोग्रेसिव के सारे जोन्स को अकोमोडेट करने में
दिक्कत होती है, तो वो जोन्स की भी लेंथ, जो वर्टिकल लेंथ है वो कम हो जाती है। सबसे ज्यादा जो कम, किसी ने ड्राइंग करना शुरू कर दिया, प्लीज डू नॉट डू दैट, इट डिस्टर्ब्स मी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज स्लाइड्स पे आप ड्राइंग मत करिए। सबसे ज्यादा जो कंप्रोमाइज होता है वो इंटरमीडिएट कॉरिडोर का कंप्रोमाइज होता है। डिस्टेंस व्यूइंग जोन तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन पेशेंट को रीडिंग और इंटरमीडिएट में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो सबसे आइडियल शेप बोला जाता है प्रोग्रेसिव ट्री, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दिखाए हुए हैं। ऊपर वाला जो राइट हैंड साइड में जो शेप पिक्चर है वो पेंटो शेप है। आप देखो इसमें कितना सिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ जोन्स हुआ है प्रोग्रेसिव का। यदि आप इंक मार्किंग से रेफरेंस करने की चेष्टा करो तो डिस्टेंस पावर सर्कल पूरा इसमें आ गया है, नियर पावर सर्कल भी पूरा आ गया है। जो डॉट मार्किंग जो होती है 34 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे जो लेजर से इंग्रेव की जाती है वो भी इस फ्रेम के अंदर में है। तो लेंस का पूरी की पूरी टोपोग्राफी इस फ्रेम के अपर्चर के अंदर में है। तो पेशेंट विल हैव ए कंफर्टेबल व्यूइंग एट ऑल डिस्टेंसेस। सिमिलरली ये स्क्वायरी स्क्वाड्रा शेप बॉटम में जो दिख रहा है वो भी एक बहुत ही आइडियल शेप होता है प्रोग्रेसिव के लिए। फिटिंग क्रॉस मार्किंग करने के पहले हमें फ्रेम को पेशेंट के फेस पे एडजस्ट कर लेना चाहिए। वो एडजस्ट कर लेने से फ्रेम स्टेबली सेट होता है, फिट हो जाता है, तो फिटिंग क्रॉस की मार्किंग सही होती है। इन पिक्चर्स में आप देख रहे हो किसी भी पिक्चर में चेहरे पे फ्रेम एडजस्ट नहीं किया हुआ है। आप देखो फ्रंट में मिसअलाइनमेंट है, किसी में आप देख रहे हो टेम्पोरल मिसअलाइनमेंट में है, और इस पिक्चर में तो साइड बेंड बहुत ज्यादा किया हुआ है जिसके कारण पेंटास्कोपिक एंगल बढ़ जाता है। तो ये फिटिंग के एरर होने से फिटिंग क्रॉस यदि हम मार्किंग करेंगे तो हमारा फिटिंग क्रॉस मार्किंग में भी एरर हो जाता है। इसके बाद में हमें मोनोकुलर पीडी मेजर करना है, जिसके बारे में हमने बहुत डीप में लास्ट क्लास में बात किया था। हम ऑप्टिशियल रूलर से भी मार्किंग ले सकते हैं या हम पिपिलोमीटर से भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस पर बहुत टाइम स्पेंड की थी लास्ट क्लास में। फिटिंग क्रॉस मार्किंग करते समय एक और चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का हेड बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए। पेशेंट प्राइमरी गेज में लेंस में देखना चाहिए, और टिल्ट होने से क्या होता है तो हाइट मार्किंग की वर्टिकल पोजीशनिंग में डिस्टर्बेंसेस आ जाएगी, वो इवेंचुअली पेशेंट के कंफर्ट में इफेक्ट करेगा। मार्किंग हमें डेमो लेंस के ऊपर में हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऊपर वाले पिक्चर में आप देख रहे हो, ये पिक्चर पे आप देख रहे हो मार्कर पेन को यूज करते हुए पीपल के एकदम सामने इसको मार्किंग किया जाता है। और ये जब मार्किंग हो जाती है, मार्किंग करने के बाद में इसको हमें वेरीफाई करना पड़ता है मोनोकुलर पीडी से, जो हम नीचे वाले पिक्चर में कर रहे हैं। मोनोकुलर पीडी से इस फिटिंग क्रॉस का डिस्टेंस चेक करते हैं। ये दोनों जो फिटिंग क्रॉस का जो पोजीशनिंग है ये मोनोकुलर पीडी से पेशेंट के मैच होना चाहिए। यदि नहीं मैच हो रहा है तो मार्किंग हमारी गलत हुई है, हमें वापस से मार्किंग करना पड़ेगा। ये आप लेआउट कार्ड से भी चेक कर सकते हो। एक ही दूसरा तरीका है फिटिंग क्रॉस मार्किंग करने का, जो कि प्रोग्रेसिव के लेआउट कार्ड को यूज करने से होता है। ये जो लेआउट कार्ड आप देख रहे हो हर ब्रांड के अलग अलग आते हैं। इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये पीडी हमने पहले से मार्किंग कर ली, मोनोकुलर पीडी हमने पिपिलोमीटर से मेजर करके डेमो लेंस पे मार्किंग कर ली इस लेआउट कार्ड के ऊपर पे रख के, और इसके बाद हम पेशेंट के ऊपर पे आंखों पे ये चश्मे फ्रेम को पहनाते हैं, और पहनाने के बाद में इस वर्टिकल पोजीशन लाइन के ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर लेते हैं। ये दूसरा तरीका है। ये इस तरीके से, ये देखो पहले वर्टिकल लाइन हमने मार्क कर ली थी और उसके बाद में पेशेंट को पहना के उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर लेते हैं। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम पेशेंट को चश्मे फ्रेम को पहनाने के बाद मार्किंग की बात कर रहे थे। ये जो मैं तरीका अभी बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने कहा है डेटा रेफरेंस मेथड,
ये मेथड मैंने निकाला है, ये मेरा इन्वेंट किया हुआ मेथड है। ये हमने उस समय निकाला था जब कोरोना के समय में पेशेंट से डिस्टेंस में रख के डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही थी। सॉरी, उस समय हमने क्या किया था, फिटिंग क्रॉस मार्किंग करने के पहले हम फ्रेम के डेमो लेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे, 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में। ये जो सेंटर पे लाइन जा रही है इसको डेटम लाइन बोलते हैं, और ये जो वर्टिकली जो लाइन जा रही है इसको वर्टिकल सेंटर लाइन बोलते हैं। और ये क्रॉस मार्किंग करने से फ्रेम जो है 4 इक्वल क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में हम इस फ्रेम को पेशेंट के चेहरे पे पहनाते हैं और एक आंख को हम ऑक्लूड कर लेते हैं और दूसरी आंख पे टॉर्च लाइट को शाइन करते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको प्यूपिल का रिफ्लेक्स दिख रहा है। ये देखो, ये जो एरो पॉइंट कर रहा है आपको यहाँ दिखेगा कि प्यूपिल का रिफ्लेक्स दिखेगा। तो ये जो प्यूपिल का जो रिफ्लेक्स दिख रहा है टॉर्च शाइन करने से, वो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के वर्टिकल लाइन के एडजेसेंट में दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन से करीब करीब 1 मिलीमीटर ऊपर दिखता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रेम को निकाल लेते हैं और अंदाज से इस पोजीशन पे डॉट मार्किंग करते हैं मार्कर से, और इसके बाद में वापस से उसको पहना के हम वेरीफाई कर लेते हैं टॉर्च शाइन करके। ये इस तरीके से ये डॉट के सामने फिर फिटिंग क्रॉस आना चाहिए, तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाती है फिटिंग क्रॉस की मार्किंग। मार्किंग कर लेने के बाद में इसको नंबर्स में मेजर करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्सट्रीम लोवेस्ट रिम तक की एंड तक की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, जो कि हमें फिटिंग हाइट बताता है। लेफ्ट पिक्चर में आप देख रहे हो 18 मिलीमीटर फिटिंग हाइट मेजर की हुई है, और राइट पिक्चर में आप देख रहे हो करीब करीब 29 मिलीमीटर हाइट मेजर की हुई है। तीसरा जो कि डिस्पेंसिंग प्रोग्रेसिव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वही हमें देखना होगा कि ये जितनी भी जो इंक मार्किंग आती है वो कैसे इसका क्या यूज है। इस फिगर में आप देख रहे हो 2 फिगर, एक ही पेशेंट में 2 राइट लेंस और लेफ्ट लेंस देख रहे हो। राइट लेंस में कोई भी मार्किंग नहीं है और लेफ्ट लेंस में मार्किंग है। डिस्पेंस करने के बाद में सारी मार्किंग रिमूव कर दी जाती है, तो ये राइट लेंस की तरह दिखता है। लेकिन यदि इस तरीके से आपके पास ये लेंस आता है या चश्मा आता है, तो आप इस प्रोग्रेसिव लेंस का पावर कभी भी नहीं चेक कर पाओगे। आपको प्रोग्रेसिव लेंस का पावर चेक करने के लिए ये सारी की सारी इंक मार्किंग जो कि लेफ्ट लेंस में आपको दिखाई पड़ रही है, रीस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, रीलोकेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही सॉरी आप इस लेंस का पावर को लेंसोमीटर में चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप यदि बिना मार्किंग के चेक करने की चेष्टा करोगे तो कभी भी आपको सही पावर नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इस मार्किंग को रीलोकेट कैसे करें। तो इसके कुछ प्रोसेस है, लेकिन इसको जानने के पहले हमें एक बार फिर से जो मार्किंग होती है उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो 2 सर्कल है जो कि ए से डिनोट कर रहा है, ए और A1 से डिनोट कर रहा है, वो 2 हिडन सर्कल है जो कि लेजर से इनक्रेव किया जाता है, जो परमानेंट मार्क रहता है वहां पे। हमें इसी 2 को सबसे पहले रीस्टोर करना है। ये आप जो ई पॉइंट देख रहे हैं वो फिटिंग क्रॉस है, बी जो देख रहे हो वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, और ये एफ जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस पावर सर्कल है, और ये एच जो दिख रहा है आपको नियर पावर सर्कल दिख रहा है। लोगों के टेम्पो ये जो सर्कल है, सर्कल के नीचे में जो 2 दिख रहा है, ये नियर एडिशन है जो कि टेम्पोरल साइड में होता है, और ये वीजी आपको लेंस का जो लोगो दिख रहा है वो नेसल साइड में होता है। ये स्टैंडर्ड मार्किंग होती है जो कि सारे कंपनी सारे ब्रांड्स में फॉलो करते हैं। अब relocation of marking of progressive lens is very important to identify the lens brand, near addition power, distance power circle and near power circle। ये जब जोन्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उसी के बाद ही हम लेंस का पावर एग्जैक्टली चेक कर पाएंगे। So there are different methods applied to relocate the marking। सबसे पहला
माइक्रो इंग्रेविंग जो होती है, जो कि दो सर्कल्स जो मैंने आपको बताया 34 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होती है, उनको हम लाइट के पे रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं, ओवरहेड लाइट पे रिफ्लेक्ट करने से करके देख सकते हैं। यदि उस तरीके से नहीं दिखे तो लेंस को फॉग करके भी देखा जा सकता है, बाय ब्रीदिंग हेवीली ऑन द लेंस सरफेस। या तीसरा तरीका है, हम कोई डार्क बैकग्राउंड या डॉटेड या हाई कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड को यूज करके भी देख सकते हैं। इसको हम आगे कैसे किया जाएगा वो भी समझने की चेष्टा करेंगे। कुछ मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रूमेंट भी निकाल के रखा है इसके लिए, जिसको बोलते हैं पाल आईडी टूल। इस टूल का नाम है पाल आईडी टूल। इसको भी यूज करके हम उस मार्किंग को रीस्टोर कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, लोकेट द हिडन सर्कल और द मैन्युफैक्चरर सिंबल लोकेटेड ऑन 180 0 to 180 डिग्री लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो फिटिंग क्रॉस के नीचे होती है, एक नोज की तरफ और एक कान की तरफ, एक नेसल साइड पे और एक टेम्पोरल साइड पे, जिसके बीच की डिस्टेंस होती है 34 मिलीमीटर। इसके लिए अलग अलग तरीका मैंने आपको अभी बताया। मेथड 1, माइक्रो इंग्रेविंग्स कैन बी डिटेक्टेड बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट फ्रॉम द ओवरहेड लाइट्स ऑफ द लेंस सरफेस, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं आप। लेंस को इस टॉप सीलिंग लाइट के अगेंस्ट में देखने की चेष्टा की जा रही है। Method number 2, you can use this black and white strips for the same purpose. Just hold the lenses 10 to 15 millimeters in front of the strip grids and try and focus or try and locate the two hidden circles. It is difficult. You really need experienced eyes to locate these two hidden circles with using this method. Then you can use the machine, the tool that I have just explained you, which is known as PAL ID. ऊपर वाला पोर्शन जो होता है PAL ID का मैग्नीफायर होता है, और इसके नीचे ग्रिड बनी रहती है, जिसके बैकग्राउंड के कलर चेंज हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट यूजुअली यूज किया जाता है क्लियर लेंस के लिए, और ग्रीन वाला जो ग्रिड है यूजुअली यूज किया जाता है टिंटेड प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में रखने से हमें वो जो हिडन सर्कल है वो मैग्नीफाइड होकर दिखता है। आप राइट पिक्चर में देख रहे हो, यूजिंग द मार्कर पेन हम यहाँ इसको मार्क कर सकते हैं। सॉरी, ये दो मार्किंग रीलोकेट हो जाने के बाद में हम इंक मार्किंग को रीस्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से लेआउट कार्ड पे रख के। वो जो दो हमने पिछले स्लाइड में आप जो देखा, ये जो दो हमने सर्कल मार्किंग किया, नेसल माइक्रो सर्कल एंड टेम्पोरल माइक्रो सर्कल, इसको इन दो सर्कल से मिलाते हैं। यहाँ पे भी दो सर्कल दिखेगा आपको, देखिए एक सर्कल यहाँ दिख रहा है और एक सर्कल आपको यहाँ दिखेगा। इस दोनों से कोइंसाइड करके इसके ऊपर में हम रेस्ट कर देते हैं लेंसेज को। ये रेस्ट करने के बाद में लेआउट कार्ड पे डिस्टेंस फॉर सर्कल कहाँ होगा वो दिखता है, और फिटिंग क्रॉस की पोजीशन कहाँ होगी वो भी डिनोट किया जाता है, और नियर पावर का सर्कल कहाँ होगा वो भी दिखाया जाता है। आप उस पे रख के इंक मार्कर से इसको This is the way of dispensing the entire progressive lenses. So with this, I come to the end of the progressive lenses. In case anyone wants to ask me any questions about the progressive anatomy or progressive dispensing or relocation of marking, you people are most welcome. Otherwise, I will go to the second one immediately. Any questions? Anyone wants to ask any question? In chat, question? Mr. Hari, can you see my new slide now? Occupational dispensing? Not at.
You close your previous PPT. I have, okay, I haven't closed, I think. Okay. Okay, I think I need to close other one. In chat box, there is 2 questions. 1 minute, let me just go back to the. Yeah. Yeah, there are some questions on the chat box, I think. Yeah. What is datum line? Okay. Datum system in dispensing optics is a British system to give you the different measurements of the spectacle frames. The center line that runs through the center position of the vertical measurement of the lens aperture is called the datum line. Is that clear? The horizontal center line that runs through the center portion of the frame aperture is the datum line. Width of the corridor. As I told you, it is impossible to measure the width of the corridor in normal scenarios, but there are mathematical formulas available. There is a rule called Minquiz rule, which is not the scope of this course. If you use that formula, Minquiz rule, then you can probably calculate in terms of numbers what is the width of the corridor length, corridor width. But that is something very, very difficult and complicated, very complex. Is it wide means costly or low price? Okay. See, it is not because of the wide or narrow the lens price changes. The progressive lenses are backed by a lot of research, and the research cost is a very huge cost. And new research lenses are their geometry is very highly advanced, topography is very, very advanced, it's very smooth, astigmatism is very, very controlled on both the sides. They are trying to push the astigmatism to the extreme periphery. They are trying to make the astigmatism more softer. They are trying to make the astigmatism more aligned to the eye movement. So these things are still going on. So the new research, the lenses are expensive because the cost of research is very huge. Any other question? I think no more question. Yes. Okay, so we can now start with our new one, second lecture of today. Now, in order to understand the art of occupational dispensing, we will have to understand a bit of human civilization. तो थोड़ा आपको bear करना पड़ेगा मेरे साथ. But if you really pay attention and listen to me very carefully, you will understand why do we need occupational dispensing today. Okay, so let me start giving you some historical background of human. I open the I beg your pardon? slides. Can you see the slide number 1? No, not at. Not, it's not visible? Yeah, you are not at share the screen. No, I've shared the screen. 1 minute. Yeah. Okay, it's now visible? Now it's okay. Okay, all right.
Kindly bear a bit in English. Now, historically, human eyes were designed to support our hunter-gatherers ancestors to enable them to spot or hunt or gather things at a distance only. All humans gain their food by foraging for nuts, berries, and insects, hunting wild games, large and small, and fishing. The ancient hunter-gatherers lived in small groups. The group's territory had regular places where they stopped for a while. These were commonly the caves of area or areas of highlands or level ground, giving them a good all-round view of approaching animals, and where they would build a temporary encampment. They were regularly on the move, searching for nuts, berries, and other plants, and following the wild animals. The visual skills that served them were restricted to distance viewing, although intermediate near viewing was also needed, but they were also restricted mostly for cooking and eating. But the world of the hunter-gatherer, in which most ancient people followed their mode of life, is no more there. What I wanted to tell you is that कि हमारे जो forefathers ancestors थे, जो जंगलों में रहा करते थे, केव्स में रहते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था हंटिंग करना था. वो एनिमल्स के पीछे हंटिंग करते समय दौड़ते थे, भागते थे और दूर पे डिस्टेंस एरिया पे ही देखते थे ज्यादातर. नियर विजन में देखने का उन लोगों का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ करता था. जो भी थोड़ा बहुत उनका नजदीक का काम होता था वो एक्सटेंडेड नियर डिस्टेंस पे होता था, जो कि कुकिंग या ईटिंग से तक लिमिटेड था. इसके बियॉन्ड उनको रीडिंग के लिए या नियर व्यूइंग जोन के ऊपर कुछ भी नहीं करना होता था. So the visual skills that serve them differ quite a lot from those we need in today modern society. Today, most of us work at a computer, either at home or at school or in office, each day for hours. Sitting in front of computer and staring at the computer screen is causing visual disturbances that were not known to us before. All our visual demands on the job and during the recreation have shifted to close-up viewing, meaning within arm's length away. Today, it is a near point world, and we need to be aware of the vision problem associated with the near point world. The resulting near point visual stress, despite 6/6 or 20/20 vision at distance, often produces temporary and permanent adaptive changes, which includes nearsightedness, suppressed vision in one eye, or poor eye teaming, and reduced performance both at work and at play. What I mean to tell you is that जिस विजुअल स्किल की हमारे एंसेस्टर को जरूरत थी या जिसको वो यूज करते थे, आज के मॉडर्न सोसाइटी के जो लोग हैं, जो आप और हम हैं, उस स्किल को ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं. वो ज्यादातर डिस्टेंस देखा करते थे, जबकि हमारी जो दुनिया है वो नियर वर्ल्ड में कन्फाइंड हो गई है. उनका जो वर्ल्ड हुआ करता था वो डिस्टेंस व्यूइंग वर्ल्ड हुआ करता था, और हमारा जो आज का वर्ल्ड है वो नियर व्यूइंग वर्ल्ड है. हम या तो 40 सेंटीमीटर में कोई किताब को पढ़ते रहते हैं, या 55 से 60 मिलीमीटर का डिस्टेंस पे कंप्यूटर को देखते रहते हैं, स्क्रीन को देखते रहते हैं, या 6 से 8 फीट की दूरी पे कोई रूम की वॉल को देखते रहते हैं. इसके बियॉन्ड देखने का काम हमारा बहुत कम हो गया. ज्यादातर हमारे 24 घंटे का 80% ऑफ द टाइम इसी काम में ही इंगेज रहता है. तो जो डिस्टेंस व्यूइंग डोमिनेंसी पहले थी वो अब चेंज होके नियर पॉइंट डोमिनेंसी हो गई है. तो जो विजुअल डिमांड हमारे लिए डिस्टेंस व्यू के लिए था, वो रूल अब आज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. नियर व्यूइंग इज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. इट इज नॉट एज सिंपल एज व्यूइंग एट डिस्टेंस. So we need to change our approach. We need to look at the optical care, eye care, or vision care in a different perspective now. Now, in order to understand the entire concept of occupational dispensing, let us break the term into two. First, understand what is occupations. So occupations are everything we do in our life. It includes actions, tasks, activities, thinking, and being. The multiple occupations of every individual are unique with its own context and meaningfulness to one particular individual. Occupation is how human being relates to their context. This may be at work,
or at home, or may have general requirements in terms of navigating your way through the world. All these interactions can be summarized as behavior. The term occupational potential and behavior in this sense are interchangeable. What I mean to say is ऑक्यूपेशन का मतलब हमारे इस पर्पस के लिए, डिस्पेंसिंग पर्पस के लिए या विजन केयर के पर्पस के लिए कारपेंटरी, डॉक्टर, एडवोकेट, लॉयर ऐसा कुछ नहीं है. हम इसका मतलब ये है हम जो कुछ भी करते हैं, जो एक्शन, जो सोच, जो कुछ भी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन. और इन ऑक्यूपेशन को करने के लिए हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है. कॉन्टेक्स्ट दो तरह का होता है जिसके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे. और ये ऑक्यूपेशन हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. और जो ये ऑक्यूपेशनल पोटेंशियल है, मतलब कहने का आपको ऑक्यूपेशन में, अपने चूजन ऑक्यूपेशन में सक्सेसफुल होने के लिए जो चीज की जरूरत होती है या जो करना पड़ता है उसको बोलते हैं बिहेवियर. या वो बिहेवियर और ऑक्यूपेशंस को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. दोनों का मतलब एक ही होता है. नाउ हमने दो वर्ड के बारे में बात की थी, एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की थी और एक मीनिंगफुलनेस के बारे में बात की थी. ना कॉन्टेक्स्ट दो तरह के होते हैं. इंटरनल कॉन्टेक्ट भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी से मीन करता है. मतलब हमारे विजन केयर से को रिलेट करते हुए बात करें तो हमारा जो विजुअल सिस्टम है, हमारे विजुअल सिस्टम की देखने की कैपेसिटी या परफॉर्म करने की कैपेसिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल कॉन्टेक्स्ट या इंटरनल इन्वायरमेंट. और जिस सिचुएशन पे, जिस सराउंडिंग्स में हम काम करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इन दोनों को मिला के जो अकुमुलेट करके हम उसको एक वर्ड में कॉइन किया है, हमने डिफाइन किया कॉन्टेक्स्ट. ये ऑक्यूपेशन हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होता है क्योंकि ये हमें कुछ हमारे गोल को फुलफिल करता है, हमारी पर्सनालिटी की जो वैल्यू को बढ़ाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और किसी भी इंडिविजुअल का यदि कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको परफॉर्म करने में उसको यदि कहीं से भी कोई दिक्कत या हर्डल होती है तो उसको बहुत बड़ा डिससैटिस्फैक्शन होता है. डिस्पेंसिंग जो कि हम इतने क्लासेस से बात कर रहे हैं, डिस्पेंसिंग जो है इट्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक आई केयर. डिस्पेंसिंग ट्रांसलेट्स क्लिनिकल फाइंडिंग्स इनटू प्रैक्टिकल रिजल्ट्स. मतलब जो ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको रियलिटी में ट्रांसलेट करने की जो आर्ट है उसको डिस्पेंसिंग बोलते हैं. और यदि इस डिस्पेंसिंग में कुछ भी गलती होती है या कुछ भी लैक्यूना रह जाता है या कोई शॉर्टकमिंग्स भी रह जाती है तो जो रियल इंटेंडेड जो ऑब्जेक्टिव है उस प्रिस्क्रिप्शन का वो केटर नहीं होता है. So the power of dispensing, the power of prescription begins with the correct dispensing of prescribed correction and ends with three things. One, enhancement. Second, protection. Third, prevention. Please remember there are three objectives of optical dispensing, which is enhancement, protection and prevention. Now, occupational dispensing जो है ये डिस्पेंसिंग का एक सब ब्रांच है and it is a very highly skilled job. You need to understand it is not a job in ordinary opticians. At first, the correction of vision considering the primary visual need of the occupation and the other is to ensure that the individual can adopt more natural postures while using the corrections. Occupational dispensing करने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्राइमरी जो विजुअल नीड है पेशेंट को उसको डिलीवर करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए और अपने नेचुरल पोस्चर को मेंटेन करते हुए करने के लिए जो चीज की हमें जरूरत है उसको हमें डिस्कवर करना होता है. Lot of studies have established that visual limitations of the correction leads to
visual discomfort, which ultimately leads to muscle strains and fatigue, and in long run it creates frustrations and then poor occupation performance. थोड़ी देर पहले हमने बात की थी प्रोग्रेसिव लेंस में कि all optical corrections have some limitations. हम लोग ने अपने प्रीवियस सेशन पे भी डिस्कस किया था कि no lens in this world is 100% perfect. We have to have compromise. For some people, these compromises are unbearable, but for some, these compromises may be bearable. Considering the limitations of the optics and the science, we need to go beyond the normal rule of dispensing, and we need to look at the scope of occupational dispensing. Now, the visual requirements of each occupation varies. For example, if you look at, say, athletes might have a different visual need, and if you look at the doctors, they might have a different visual need. Even within the categories of doctors, surgeon might need sorry, surgeon may have a different visual need, whereas physician may have a different visual need. And if you consider the case of pilots, they might have a different visual needs. So you need to discover the visual demand of each occupation within the context of the person's occupational environment. And improvement in occupational performance is dependent on the improvement of visual performance. Now, once you discover the visual need, visual demand of the specific occupation, then you need to provide the solution so that using that solution, he can improve upon his visual performance, which ultimately leads to the improvement of occupational performance. Now, in order to discover the visual need of the specific occupation of an individual, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, जो कि आपको पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग की तरह पूछ के ही करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट साइज क्या है, किस डिस्टेंस पे उसको देखना है, उसका टारगेट क्या है और उसको किस दूरी पे देखना है, जो उसको देखना है वो स्टेशनरी है या मूविंग है, उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा है, इवनिंग में देखना है कि डे लाइट में देखना है, इनडोर में देखना है कि आउटडोर में देखना है, कैसे कलर के बैकग्राउंड पे देखना है, जहां पे वो काम करता है वहां पे सरफेस रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, जो भी वो करता है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है. यदि लंबा टाइम ड्यूरेशन है तो हो सकता है कि विजुअल फैटिग हो जाए, कम ड्यूरेशन हो तो विजुअल फैटिग की चांसेस कम होती है, और उस ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करने में क्या-क्या हैजार्ड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सारी चीज को हमें डिस्कवर करना पड़ेगा. Now, objective of occupational dispensing is threefold, as I told you earlier also while talking about the meaning. You have to do the enhancing of vision, and then you have to minimize the disadvantages associated with the visual corrections available in current industry. Then you have to also ensure protection and preventions. Protection from trauma and radiations are very, very important. UV rays are very harmful for the eyes, and shorter wavelength of light is also harmful indoor. So these things are important to understand while doing the occupational dispensing. There are 3 simple rules that you need to follow. Ask questions. Now, asking questions is like history taking of medical examination. Now, you have to ask the pertinent questions, and one question should be followed by the other relevant questions. Now, while you ask the question, you must show that you are listening to their answers. And while listening to their answer, you must try and analyze what they are intending to express you. Now, once you understand once you discover the need, understanding, by asking the questions, then you have to restate your concern. You have to stress, sir, you are missing this thing. You are not being able to use this thing. This is available in this way. So this is how you will have to establish and justify the need for something new, something unique. Now, once
the patient understands that he needs something unique to perform nicely or more effectively in his occupation, you need to provide him a solution. Discovering a need and not providing a solution is nothing. It has no meaning. So once you discover the need, you must provide the solution, appropriate solution also. Now there are different gadgets available in the industry which can be used for the purpose of occupational dispensing. One of the very, very important and common gadget is a half-eye reading glasses. These are used for those occupations where reading is predominant, or sometimes someone is habitual reader in supine conditions. So these kinds of spectacle can be dispensed to them. In addition to the normal or general purpose spectacle, please understand anything dispensed under the scope of occupational dispensing is an additional. It is not a main or general purpose correction. Swimming goggles can be designed with prescription or without prescription and can be only used for swimming purpose. Similarly, we discussed about these regressive lenses. These are occupational lenses. These are also called enhanced near vision lenses. They are also known as office lenses. Some people call them computer lenses also. The upper portion of these lenses is used to look at an intermediate distance, that is for looking at viewing at the computer screens, and the bottom portion is used for the reading material. These lenses are very, very effective and useful lenses for presbyopic computer users, pilots, surgeons, and many others. They are specific purpose lenses and they need to be used only for those specific purpose. They will not serve the purpose of general spectacle. Anti-fatigue lenses, these lenses are meant for the young populations who are spending their time on computer. We discussed about it a lot in the last session, so we'll not spend any more time on this. So this is all about occupational dispensing. Please understand, when you dispense anything under the scope of occupational dispensing, don't forget to counsel the patient that these are meant for a specific purpose. You cannot substitute them with the main correction or with the principal spectacle, with the principal corrections. So use it only while specific purpose, specific occupation only. Otherwise, you can keep them in your spectacle cases. That's all about occupational dispensing. So in case anybody wants to ask me any questions on this, most welcome. ना 8 हाँ 3 येतो ना मी हाँ बरं Sir, can I mute all? Yeah, please do. If anybody wants to ask questions, then they can ask me the question on about occupational dispensing. Yeah. Chat box on question is there. Yeah, let me see. Is the sports lenses comes under this? Yeah, sports. There are several varieties of sports lenses are available. Last day we discussed about it. Sports lenses can be of different tints. Sports lenses can be of different materials, and sports lenses can also be specifically designed for some specific sports. So they are also within the scope of occupational dispensing. Any other question?
Can you move to the next one? Yeah, we can move. I was waiting for any questions. Can you see the slide, Mr. Hari? Can see? Make it a slideshow. Is it visible? Yeah, good. So this is the last lecture of this course. So we will be discussing about the troubles or the patient's complaints and how to deal with these complaints and these troubles. Okay. Again, most of the resource material has been taken from the book Dispensing Optics. Now, the universal truth is that आपके क्लिनिक में या आपकी प्रैक्टिस में या आपके शोरूम में हर समय अच्छे कस्टमर ही आए या मैरी पॉपिंस ही आए जो कि अच्छे ग्लासेस खरीदे, कॉस्टली ग्लासेस खरीदे और अच्छे से पेमेंट करके निकल जाए, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती है, तो जब पेशेंट जब कंप्लेन करते हुए आता है तो वो चिल्लाते हुए आता है, इम्पेशेंस होके आता है और बहुत ही नाराज होके आता है। तो वो जब आता है तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आसपास के जो पेशेंट है वो भी और खराब हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत जरूरी हो जाता है और इसको हैंडल करने के लिए हमें बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पेशेंस की जरूरत होती है। अब पेशेंस के साथ साथ हमें इंटेलिजेंट थिंकिंग भी करना पड़ता है और हर समय इंटेलिजेंट थिंकिंग से काम नहीं चलता। कभी कभी हमें लैटरल थिंकिंग भी सोचनी पड़ती है, बिना रूल प्रोसेस या गाइडलाइन के भी कुछ सोचना पड़ता है। और कभी कभी तो हम ऐसा भी होता है कि हमने कुछ किया लेकिन क्यों किया हमें भी नहीं पता, लेकिन पेशेंट की प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो गई। तो ये एक बहुत ही मिस्ट्री है ट्रबल शूटिंग हैंडल करना। Now, why do the customer complain? The customer usually complain because of some discomfort. Now, discomfort may be visual, or discomfort may be mechanical, or discomfort may be anything else. Now, spectacle related discomfort क्या होता है? Now, spectacle related discomfort is the subjective experience of the patient that he feels while using his spectacle, which makes him uncomfortable to use or incapacitates him to perform certain tasks. स्पेक्टिकल रिलेटेड कंफर्ट के बारे में जब मैं बता रहा हूं तो मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि ये पेशेंट का या स्पेक्टिकल पहनने वाले का एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जो कि वो खुद फील करता है, लेकिन उसको वो एक्सप्रेस में तरीके से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए। इसलिए जब वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपने डिस्कम्फर्ट को बताने की चेष्टा कर रहा है, तो हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए, हमें वो क्या बोलना चाहता है वो समझने की चेष्टा करनी चाहिए, रादर देन कि वो क्या बोल रहा है। ब्रॉडली दो तरह के प्रॉब्लम्स या कंप्लेन आ सकती है स्पेक्टिकल मिरर से। एक आते हैं स्पेक्टिकल के फिटिंग के रिलेटेड और दूसरे हो सकते हैं विजन से रिलेटेड। Whatever the type or category of discomfort may be, in essence they create non-tolerance to spectacle only, which means the customer or the patient does not want to use the spectacle as because he is unable to tolerate that spectacle. Now, there are certain principles of handling the customer complaint or the complaining patients. Principle number 1, enable the patient to make complaints. Now, this is very important. I have noticed that most of the opticians, many opticians, does not want to hear the or does not want to attend the complaining patients, which left them with the unsatisfaction only. So always allow them
allow complaining patients to speak, give them opportunity to speak about their complaint, listen very attentively, and while you listen, keep interpreting what they speak, what they intend to speak. In normal cases, they will not be able to relay you the actual nature of their complaint. You will have to derive the meaning, or you will have to understand the complaint out of whatever he is explaining you. Principle number 2, respond to the complaints very, very quickly. Acknowledge the complaining patients promptly, assure him the resolution, and restore his shaking confidence. Please remember, whenever a complaining patient comes to you, they are shaken up in their confidence. They lack confidence on you. They lack faith on you. So it is your moral responsibility, or it is your business responsibility also, to respond them immediately. Now, response can be in two ways. First, you will have to explain them that, please explain us your nature of problem. We assure you that we will find out appropriate ways to remediate. Principle number 3, be proactive and not reactive. Be thorough in your approach. Follow the systematic evaluation process and complete the entire checklist. Keep asking the necessary information patiently. Never interrupt the patient by saying, yes, I understand, or you are wrong. These things will hurt. The patient will always take it negatively. Principle 4, act fairly and proportionately. You must put a thought on all the points that patient is expressing you. Check the records, know the past habits. Past habits are very important to find proper solution to the complaining patient. Study the differences, think out a solution in your mind, and then act accordingly. First, try and maneuver the frame fitting on the user space and try and understand the changes that it brings in the visual performance. Maximize, while dealing with the complaining patient, always look for maximizing the patient satisfaction and minimizing your own practice loss. Please understand, if someone is complaining you, it is going to be a great business loss for you. So it is your responsibility to minimize the loss for you. And you also need to understand that it is your moral responsibility, as because the patient has taken it from you. So you have to make sure that patient is satisfied to its fullest extent. So maximize the patient satisfaction also. Principle number 5, be open and flexible, be honest and transparent for all your decisions and actions. Be quick to change your approach. Think beyond the science and art of optical dispensing. As I just told you, there are intelligent thinking will not work in all cases. Sometimes you might need to think laterally, and there will be occasions when you will see that you have done something, but why you have done something, you will not be able to answer yourself. But your patient is satisfied. Principle number 6, begin with the end in the mind. When you understand the complaint of the patient or the reason for the dissatisfaction of the patient, so you know the end, you know your objective end, you know your destination. So your all action and reaction should be with the objective to reaching to your end, to the objective, to achieve the objective. So this is very important that you understand the patient's complaint. Principle 7, be accountable and learn. Whenever you face complaints, keep a record of that and keep on studying all these complaints. Trust me, these are the biggest source of education and learning. I have been in this industry since last 35 years, and for entire Himalaya, I have dealt a lot of complaining patients. So it really gives you a lot of pleasure, a lot of resources. It gives you a lot of learning opportunity. So keep the records of all complaints and keep them studying.
So we'll discuss about the patients complaining about the frame fitting now. Let's take some examples. Now, one of the most common complaints regarding the spectacle frame fitting is the patient complains that frames are loose and they have a tendency to slip down on the nose. As you can see in this picture, the frame is slipping down on the nose. Now, straightforward answer is, the straightforward solution for this complaint, this kind of demands is that the side bend of the frame is not sufficient. It is not enough. It is longer. But while providing the solution, you cannot straight away go to that. You will have to follow the sequential process of observing the fitting process that we discussed in our last session. In addition to the side bend, it is also possible that the temple width is too spread out. We discussed about the temple width. You can see distance from here to this temporal bone, from right temporal bone to the left temporal bone is the temple width. So width of the frame width has to coincide with the temple width of the user. So if there is a mismatch, if the temple width is spread out, it will be loose and the spectacle frame will have a tendency to slip down. So two solutions: one, tighten the spectacle from behind the ears, or tighten the spectacle from the two sides also. This is another very common complaint that patient complains, that patients say that the frame is sitting too high on their nose. You can see in this picture these kinds of complaints when they are associated with the metal frames having the nose pads, adjustable nose pads as shown in this picture, very easy to handle. What you need to do, you just need to widen these two nose pads. Just stretch out the gap between the two nose pads. The problem will be sorted out. Sometimes it could be because of side bend also. The side bend is too tight, more than the required. So the patient's spectacle will be too high on the front. Lenses are at unequal distance from the eyes, or the eyelashes of one eye touches the lenses. Here you can see in this picture, the left lens of this patient is very, very close to the eye, and the right lens of this spectacle frame is far away from the eye. So the left lens is in contact with the eyelashes. Now this could be because of incorrect temple width, uneven temple width. One side or one temple of the spectacle frame may be outer than the other. So, or side bend may be unequally placed. So in both the cases, you will have to follow the process of sequential observation of fitting as we discussed in our last class and find out the appropriate solution. But the two solutions for this is check the temple width. They might be uneven in both the sides, or the side bend from behind the ears are not equal. One lens is higher than the other. It is usually because of improper side bend or maybe incorrect pentascopic or unequal pentascopic on both the sides. Sometimes it could be because of the incorrect fitting of the lenses into the frame. When the lenses are incorrectly fitted into the frame, the bridge will show the swing effect as seen in this picture. Eyelashes touch both the lenses. Now, if the patient complains that eyelashes are touching the lenses, it could be because, and when you are seeing that the nose pad is okay, there is nothing wrong with the nose pad, then it could also be because of the base curve of the lenses also. So inside curve of the lens may be too flat. Now, if the inside curve of the lens is too flat, the distance between the eyelashes and the lens back surface will be reduced, and then eyelashes will touch on the lenses. And during blinking, the oily secretion will make the lens surface hazy, and the patient will also complain of blur vision. So what you need to do,
either try and adjust with the nose pads. If that is not been possible, then you will have to check the curve of the lenses, and probably you might need to make a little high curve lenses from the back surface of the lenses. Eye ring touches the cheek. As you can see in this picture, the lower portion of the frame front is touching the cheek. So this is usually because of higher pentascopic angle, or the distance between the two nose pads, right and left nose pads, are wider, which means the spectacle frame is going too in on your nose. Or it could be also because of incorrect selection of the frame shape, meaning the B measurement of the spectacle frame, that is the vertical aperture, is larger than the correct selection. One nose pad hurt or cuts the nose. Now this is, you can see here in this picture, these two nose pads are not properly aligned to the. Could you please stop making noise, or could you please mute all the participants? Please, participant, mute yourself. It is disturbing others. Please mute yourself. Mr. Hari, could you please mute everyone? Yeah, please. You can unmute. Okay. You can see these nose pads are not aligned to the nasal flank of the user. So this is an incorrect alignment of nose pads. The nose pad has to be correctly aligned. Frame is hurting behind the ears. As you can see in this picture on the left hand side, the side bend is too much. So the lower portion of the temple, that is lower portion of the cell tube, is hurting behind the ears. And here in the right picture, you can see at the extreme end, at this position, it is pressing, so it is hurting. So these need to be adjusted. Please understand that fitting of the spectacle frame is very important, because the position of the spectacle lens on the wearer face determines the maximum acuity and symmetrical viewing zone through the lenses. The common optical errors that can result from the poorly fitting spectacle frame may include the effective power of the lens might change, or it might introduce oblique astigmatism, or it might also induce prismatic impact, prismatic error. The patient may feel unstable vision or unusual sensation, which he might not be able to express you, or he might be having compromised wearing comfort. Communication is also one of the reasons for the patient's complaint. It is not what you say that matter, it is how you say. That is more important, especially in dispensing. So please understand that communication also creates patient's complaint. They also give birth to a lot of patient dissatisfaction. Communication is a core part of the human experience. Under communication or over communication always remains a major challenge at every walk of life. Under communication breeds uncertainty and doubt, whereas over communication procreates over expectations. Both have been seen as a serious reasons for the patient's dissatisfaction in optical dispensing. So it is important that while dispensing, opticians should be careful about their communications. Now, there are unique jargons that I have heard in optical dispensing in several optical dispensing stores. Let me give you some of the examples. When the patient complains, immediately most opticians says, use it for some days, it will be all right. कुछ दिन के लिए आप पहनो, ठीक हो जाएगा. Well, there is nothing wrong in this case, saying this, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे ही होता है
कि कुछ दिन पहनने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, but it does not happen in all cases. Before you say like this, you need to understand or you need to differentiate what can be shorted out by the use of spectacle for some days and what will not. So once you understand, then you only use these terminologies. And if you don't understand, then please take the help of professionals. There is one more unique jargon that I have heard in many optical stores. I have been training to many people, so I have been in touch with many opticians, so I know what they use, what kind of jargon they use while dealing with the patients. So one of the unique jargon that I have told when the patient complains about the discomfort, they will say, don't use it from today, use it from tomorrow morning. Your eyes will be fresh. So these are all, actually it does not work that way. So these are all ridiculous conversations. So avoid using all these things. Even eye care practitioners, those who prescribe the lens prescriptions, when the patient goes back to them with complaints, invariably they will say the PD is incorrect, go to the opticians, ask them to recheck the glasses. That's it. It does not sort out the problem. Past habit is also one of the reasons of dissatisfaction for the patients. It's about your right decision and action, how much you are conscious about your job delivery. See, discovering past habit is not practiced usually while dispensing the glasses, but discovering past habit is a common practice in the medical practice. So all opticians should also follow discovering the past habit practice. They should also incorporate the discovering of past habit into their dispensing optics practice, because sometimes too much of changes, too many changes in one go will create a lot of disturbances for the patient. Some of the common difficulties that might arise because of the changes in the past habits, patient might complain too strong, or patient might feel change in the depth perception. Patient might feel that the glasses looks like as if they are too strong in front of my eyes. A young adult with a small amount of correction may also feel pulling sensation. He might also feel conscious about his new correction when his long-standing correction changes suddenly, which may cause headache. कई बार क्या होता है, किसी का पावर बहुत सालों तक चेंज नहीं होता है और सडनली उसका प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया जाता है, तो पेशेंट इस चीज को लेके कॉन्शियस हो जाता है और आउट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस उसको हेडेक सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं. So these causes difficulties. Previous glasses and new glasses, if there is a lot of changes, it will also induce the change in the accommodation function. And when the accommodation function changes, there is an associated change in the convergence also. So intraocular muscles coupled with the extraocular muscles works together and creates difficulties for the patient. When incipient presbyopic patients finds struggling to read at an appropriate reading distance, जो जिनके पहली बार बाइफोकल या प्रोग्रेसिव लगता है, तो वो रीडिंग के डिस्टेंस को एडजस्ट करने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि किस डिस्टेंस पे एक्चुअली पढ़ना चाहिए. A habitual user of progressive addition lenses may need to alter his habit of head and eye movement with respect to the newer lens design. Sorry. यदि कोई एग्जिस्टिंग यूजर है प्रोग्रेसिव लेंस का है और उसको हम डिजाइन चेंज करते हैं, तो हो सकता है कि उसको अपना हेड एंड आई मूवमेंट की जो हैबिट है वापस से न्यू लेंस डिजाइन से एडजस्ट करना पड़े. सो दीस एडजस्टमेंट्स आर meant for only some period and they can be overcome after the use of some days. There could be a lot of visual disturbances because of spectacle dispensing, but that is that we have kept out of the scope of this course, because that itself is a too long chapter. So this is for this. If you want to do that, you can talk to Dr. Senthil. We can do it sometimes later in a level 2 courses.
That's all from my side, and thank you everyone for your patient hearing, for your all cooperations, and for your all good feedbacks. So I have completed with this in our lecture. The course is set to be complete from my side. In case you want to ask me questions, you people are. Any questions, please? There is a question, progressive lens. That is answered, na? Yeah, I have answered all the questions which were in the chat box. So if a patient comes with using progressive lenses, so we can find which type of lens it is. Yes, once you relocate the progressive markings using the techniques that we discussed, you can relocate, you can say which brand of progressive the patient was using. Any other questions? Yeah, logos are important. You need to remember the logos of the all the progressive. Logos are available in internet also. You can find the list of logos in internet. A wearer wants to wear only the distance vision, so is it comes under occupations. First of all, tell me the age of the patient, please. Please tell me the, okay, 50 years. See, distance and near visions are commonly corrected in all presbyopic correction, so they don't come in the within the purview of the occupational dispensing, general purpose dispensing. Any other question? If we not find out the previous design of the lens, then what we dispense? Yes, this is a great question. Now, it is very difficult to relate one design to another design because these are being kept secret by the lens manufacturer. So what you can do, you can only relate the things with your experience and then follow your gut feelings only. There is no other way to this. As I told you, there is no instrument available in India, especially to see the topography of the lenses, progressive lenses. Rotlex is the instrument's name that is used to see the topograph contour plots of the progressive lenses, which is made in Israel. Once I had a talk to the manufacturer regarding the cost. They tell me it's millions of dollars. It's so expensive. Can we ask the participants need one more classes doubt for Thursday or? Yeah, I'm sorry. You can ask anything now. Yeah, you can ask. I am Please. through from my side. Yeah, you can ask in Hindi also. Okay. आप लोग को यदि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. प्लीज फील फ्री टू स्पीक टू मी. आप लोग को कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो
तो आप लोग अपने आप को एक आदमी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. प्लीज फील फ्री टू स्पीक टू मी. I think, Mr. Hari, nobody has any questions, so we can probably request everyone to give me a feedback. So one request from my side, please give me some feedback. You can give it to Mr. Hari or you can give it to me on my mobile number. My mobile numbers have been given on the last slides of each PowerPoint lecture. So give me some feedback whether I have been able to give you some inputs or I failed in my responsibility. I would love to know that. Mr. Hari, you can organize one class on Saturday evening and you can decide the topic out of the topics that we have discussed. Then we can have one session for all people together. Okay, okay. Saturday, for this Saturday, we can keep somewhere at around 8:30 or 9 o'clock. 9 o'clock should be fine, I think. Okay, it will be 8 to 10. It will be convenient for all. Okay, 8 to 10 is okay, no issues. Okay. You can announce here itself. Yeah, you can do that. This Saturday 8 to 10 or this Sunday 8 to 10, whatever suits you. Maybe whatever. So we can disperse now, Mr. Hari? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you, everyone. All the best. Bye-bye.